और उसके बाद अपने क्लास को शुरू करेंगे। जल्दी से आ जाइए सारे के सारे स्टूडेंट्स। मैं ठीक हूँ बेटा, आप बताइए। आईटीआर के फॉर्म्स, आईटीआर के फॉर्म्स बेसिकली अलग अलग इंडिविजुअल की अलग अलग इनकम होती है और उस अलग अलग इनकम की वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अलग अलग तरीके के फॉर्म्स बना रखे हैं। हर इंडिविजुअल की जो इनकम होती है वो अलग होती है और ये वाला उसके अकॉर्डिंग हर इंडिविजुअल को अलग अलग टैक्स की जो रिटर्न है वो फाइल करनी पड़ती है। कोई ITR 1 फाइल करता है, कोई ITR 2 फाइल करता है, कोई ITR 3 फाइल करता है, कोई 4 फाइल करता है। तो 7 ITR हैं। देयर आर टोटल 7 ITR और अलग अलग ITR की अलग अलग कंडीशंस हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव है। तो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें क्या बताया हुआ है, इसके अंदर यही बताया हुआ है कि ITR कंपल्सरी है उन सभी लोगों के लिए। एक तो पहले जिस भी बंदे की इनकम टैक्स को जो स्लैब्स हैं उसको क्रॉस कर गई, जो स्लैब रेट्स होंगे उसको क्रॉस कर गई, अर्निंग है जो वो क्रॉस कर गई, तो उस केस में जो इनकम टैक्स है वो क्या करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। यू हैव टू पे द इनकम टैक्स। क्या करना पड़ेगा, आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। वो आपकी एज के हिसाब से है, जैसे अगर 60 साल से कम है तो हाँ ये मतलब अब घट गया है, 3 लाख हो गया है, मतलब पुराना पिछली बार वाला डेटा है। आप कई बार आपको एक से ज्यादा ITR के फॉर्म फाइल करने पड़ते हैं। जैसे सपोज करो कुछ केस में आप ITR 1 में आ रहे हो, कहीं कहीं आप ITR 7 में भी आ रहे हो, तो इस तरीके से। तो ये हमारे पास कुछ ITR के फॉर्म्स हैं। वैसे अगर आप इस PPT को देखोगे तो इसके अंदर काफी सारी जो 7-8 स्लाइड्स हैं वो दी हुई हैं। ठीक है, हमें इन स्लाइड्स में इतना घुसने की जरूरत नहीं है। मैं भी आप लोगों को एक चार्ट की हेल्प से ये ITR के जो फॉर्म्स हैं, ITR के जो फॉर्म्स हैं उनकी डिटेल है वो यहाँ पर आप लोगों को देता हूँ। ठीक है, चार्ट की हेल्प से पढ़ेंगे तो याद भी हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी उसको रिकॉल करने में। पहले ये वाली एक स्लाइड देखिए, उसके बाद
जूम कर रहा हूं, ठीक है। पहले होता है ITR1, क्या है, कौन सा है, ITR1। ITR1 क्लियर नहीं दिख रहा क्या? अब देख जाएगा, ठीक है। ITR1 सबसे पहले आता है हमारे पास ITR1। ITR1 में कौन कौन से लोग आते हैं? रेजिडेंट इंडिविजुअल्स। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ITR1 कौन फाइल करता है? वो पर्सन जो इंडिया का रेजिडेंट है और उसकी इनकम 50 लाख से कम है। ITR1 वो बंदा फाइल करेगा जो रेजिडेंट है, इंडिविजुअल रेजिडेंट है और उसकी वो 50 लाख से कम है। और वो जो इनकम है वो कहां से हो सकती है? सैलरी से हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी से हो सकती है या अदर सोर्सेज से हो सकती है। तो SOO मतलब या तो वो इनकम उसकी सैलरी से हो या एक हाउस प्रॉपर्टी और देन अदर सोर्सेज। तो इसका मतलब उसकी इनकम ना तो कैपिटल गेन से हो सकती है ना ही बिजनेस और प्रोफेशन से हो सकती है। इनकम ना तो कैपिटल गेन से हो सकती है और ना ही बिजनेस एंड प्रोफेशन से हो सकती है। क्लियर? तो ये होता है आपका ITR1। ये क्या है? दिस इज योर ITR1। इसको सहज भी बोला जाता है, इसको सहज भी बोल दिया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज सहज। अब ITR2 क्या? ITR2 कहां पर फाइल किया जाता है? इसका पिन वो तो वो लेकर गया एवरी इनकम पप्पू। जब 50 लाख से लैपटॉप ज्यादा भी दिखा दिया हो। ITR2 में क्या आएगा? देखो पहले वाले के ऑपोजिट चल रहा है। पहले वाले में 50 लाख से कम था, दूसरे वाले में 50 लाख से ज्यादा है। दूसरे वाले में क्या है? दूसरे वाले में 50 लाख से ज्यादा है। वहां पर कैपिटल गेन नहीं था, यहाँ पर कैपिटल गेन आ गया। वहां पर एक हाउस प्रॉपर्टी थी, यहाँ पर मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा। वहां पर कोई फॉरेन इनकम नहीं थी, कोई क्रिप्टो इनकम नहीं थी, होल्डिंग डायरेक्टरशिप ऑफ अ कंपनी और होल्डिंग अनलिस्टेड इक्विटी शेयर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ITR2 के अंदर आते हैं। पहला कि वो बंदा 50 लाख से ज्यादा इनकम अर्न कर रहा है, उसके पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, सैलरी इनकम इसमें नहीं आएगी, उसके पास कैपिटल गेन हो रहा है, उसकी कोई फॉरेन इनकम है, उसकी कोई क्रिप्टो करेंसी की इनकम है, उसने कोई वो किसी कंपनी का डायरेक्टर है और वो किसी अनलिस्टेड कंपनी के जो अनलिस्टेड इक्विटी कंपनी है वो उसके शेयर्स को होल्ड कर रखा है, उसने मतलब इन्वेस्ट कर रखा है किसी ऐसी कंपनी में जो अनलिस्टेड है, जो क्या है? अनलिस्टेड कंपनी है। इसको सुगम नहीं बोलते, सुगम ITR4 को बोलते हैं। ITR2 तो ए के कुछ ना कुछ ऑपोजिट सी चीजें चल रही हैं। ए में क्या है? 50 लाख से कम है तो इसमें 50 लाख से ज्यादा है। ए में एक हाउस प्रॉपर्टी है, इसमें एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है। ए में कोई कैपिटल गेन नहीं है, यहाँ पर कैपिटल गेन है। ए में कोई फॉरेन इनकम नहीं है, यहाँ पर फॉरेन इनकम भी है। ए में कोई क्रिप्टो इनकम, होल्डिंग डायरेक्टरशिप और होल्डिंग अनलिस्टेड इक्विटी शेयर कुछ भी नहीं है, जो सब इसमें आएगा। PGBP कहीं पर भी नहीं आता क्योंकि PGBP आपका एक अलग सेगमेंट के अंदर कवर होता है। PGBP है वो एक अलग सेगमेंट के अंदर, उसके लिए जो ITR फॉर्म है वही अलग है, इसके लिए जो ITR का फॉर्म है वही अलग है। ITR का जो फॉर्म है वही। क्रिप्टो इनकम जो क्रिप्टो करेंसी वगैरह होता है ना, जो आप लोगों ने देखा होगा आजकल बिटकॉइन वगैरह, उस पर 30% टैक्स लगा दिया सरकार ने, वो आप लोगों ने देखा होगा क्रिप्टो।
ITR 2 का कोई नाम नहीं है, सिर्फ ITR 1 का नाम सहज है और ITR 4 का नाम सुगम है, सहज और सुगम। तीसरा आता है ITR 3। ITR 3 से याद रखना है, ये बिजनेस इनकम के लिए होता है। जो ITR 2 है वो सब लोग आएंगे, लेकिन अगर उनकी बिजनेस इनकम हो गई तो वो ITR 3 में चले जाएंगे। अगर वो ITR 2 में है, बिजनेस इनकम नहीं है तो ITR 2 में चला जाएगा, अगर बिजनेस इनकम है तो ITR 3 में आ जाएगा। क्रिप्टो इनकम है और एज अ पार्टनर इन द फर्म, तो मतलब एवरी इनकम फ्रॉम ITR, तो ये वाले भी अपने आप आ जाएंगे, है ना। ये सब भी इसमें कवर हो जाएगा। इसमें फर्क क्या हो गया, ITR 2 और 3 में क्या फर्क हो गया, बस PGDP एक नया ऐड हो गया, बिजनेस इनकम है वो ऐड हो गई, है ना। बिजनेस इनकम है वो एक ऐड हो गई है इसमें, बाकी सब कुछ पहले जैसा ही रहा है, बाकी सब कुछ पहले जैसा ही रहा है, पहले जैसा ही रहा है, राइट। क्रिप्टो इनकम अगर बिजनेस इनकम है वो ये जो यहां पर पड़ा हुआ, क्लियर है। देन आता ITR 4। अब ITR 4 ना ITR 1 जैसा है एकदम से, सेम टू सेम वही है, बस इसमें एक नई चीज आ गई, क्या, प्रिजम्प्टिव इनकम। देख रहे हो, सेम ITR 4 ITR 1 के तरह चलता है। रेजिडेंट इंडिविजुअल हैविंग इनकम लेस देन 50 लाख, ITR 1 वाले सब लोग आएंगे, मतलब 1 और 4 एक साथ चलते हैं, 2 और 3 एक साथ चलते हैं। सैलरी पेंशन इनकम आएगी, 1 हाउस प्रॉपर्टी आएगी, अदर सोर्सेज आएंगे। यहां पर एक नई चीज आ गई, दैट इज प्रिजम्प्टिव इनकम, प्रिजम्प्टिव इनकम, समझ रहे हो। जो ITR 1 और 4 को एक साथ लेके चलेंगे, 2 और 3 को एक साथ लेके चलेंगे। 1 और 4 एक साथ चल रहे हैं, 2 और 3 एक साथ चल रहे हैं, 2 और 3 एक साथ चल रहे हैं। तो यहां पर क्या बोला कि कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसको ITR 1 में तो कवर हुआ ही हुआ है, लेकिन अगर वहां पर जैसे क्या था, देखो 2 के अंदर 2 वाला बंदा 3 में कब जाएगा, 2 वाला बंदा 3 में तब जाएगा जब उसकी PGDP होगी, जब उसकी बिजनेस इनकम। अगर बिजनेस इनकम नहीं है तो ITR 3 की कोई जरूरत नहीं है, तुम ITR 2 में आ जाओगे। वहीं पर अगर तुम्हारी प्रिजम्प्टिव इनकम 44AD के अंदर नहीं आती है तो तुम 1 में ही रहोगे, अदरवाइज तुम 4 में चले जाओगे। अदरवाइज तुम कहां पे चले जाओगे, तुम 4 में चले जाओगे, 1 में रहोगे, या फिर अगर प्रिजम्प्टिव इनकम हो गई है तो तुम 4 में चले जाओगे। क्लियर है, बताइए। प्रिजम्प्टिव इनकम पता क्या होती है, प्रिजम्प्टिव इनकम होती है जहां पर आप कोई प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं करते, ठीक है, आप कोई ITR की कुछ वो नहीं लगाते, ठीक है, आप सिंपली देखते हो टैक्स कितना, आपकी इनकम कितनी है, एक्सपेंसेस कितने हैं, सीधा सीधा एस्टिमेट कर देते हो, मतलब उतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। प्रिजम्प्टिव इनकम 44AD के अंदर आती है, मतलब उसमें प्रॉपर वो कैलकुलेशन नहीं की जाती, ठीक है। राइट, यस। तो ये पहले 4 क्लियर हो गए, चलो आगे देखते हैं अगले 2। क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लेना, यस, एस्टिमेटेड बोल सकते हो, यस। जो 5 है वो बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, मतलब सिंपल सा है। जो 5 है वो बड़ा आसान सा है। ITR 4 का दूसरा नाम है, इसका सहज है, इसका नाम सुगम है। इसका नाम क्या है, सुगम, बस इनके ही नाम है, बाकी और किसी का नाम नहीं। बेटा प्रिजम्प्टिव इनकम जहां पर एस्टिमेटेड इनकम फाइंड आउट की जाती है, प्रिजम्पशंस लगाई जाती है, समझ रहे हो ना, प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं की जा रही, रेट वेट वगैरह वो नहीं होता, सीधा सीधा होता है। ITR 5 उन सब पे, रेजिडेंट के अलावा बाकी सब पे है वो 5 अप्लाई होता है, ठीक है। कोई फर्म है, LLP है, AOP है या BOI है, इन सभी के द्वारा ITR 5 एक्सेप्ट इंडिविजुअल, एक्सेप्ट इंडिविजुअल के अलावा बाकी सब इसमें चलते हैं।
दिस कंपनी इज नॉट क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11. इसके अंदर कंपनीज आ जाएगा, वो कंपनीज जो सेक्शन 11 के अंदर किसी तरीके की एग्जम्पशन नहीं आ रही, वो कंपनीज जो किसी भी तरीके की एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर रही सेक्शन 11 के अंदर, ये ऐसे स्टैटिक क्वेश्चन रखना है. और ITR 7 ये जो आप फॉर्म जो पढ़ते हो ना 139 4A 4B 4C 4D, ये जो रिटर्न फाइल करते हैं आप देखा होगा आप लोगों ने, जो रिटर्न फाइल की जाती हैं ये इसके अंदर आती है. ये जो रिटर्न फाइल की जाती है उसके अंदर आ जाती है. क्लियर है? तो इसका एक और चार्ट है, पहले ये लिख लिया सभी ने, ये सबने नोट डाउन कर लिया. इसमें हाँ जो रिटर्न फाइल की जाती है वो चार्ट ऐड कर रहा हूं. इसमें ना सबका एक क्रक्स दिया हुआ है, उससे आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा, क्योंकि इसमें ना सोर्सेस के हिसाब से बताया हुआ. ITR 1 की बात करते हैं, जिसको क्या नाम दिया जाता है, सहज. तो किसके द्वारा किसके लिए एप्लीकेबल होता है? इंडिविजुअल होगा और HUF होगा. इंडिविजुअल होगा और HUF होगा. इंडिविजुअल होगा और HUF होगा. दैट इज रेजिडेंस. सैलरी इनकम हो सकती है, यस बिल्कुल हो सकती है. हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो सकती है, यस हो सकती है, लेकिन सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है. बिजनेस इनकम हो सकती है, नहीं. कैपिटल गेन हो सकती है, नहीं. अदर सोर्सेज हो सकती है, बताया था. SOO बताया था ना, SOO, सो SOO बताया था. अब इसमें एक नई चीज आ गई, एग्जाम्प्टेड इनकम ITR 1 और ITR 4 में मिलती है. एग्रीकल्चर इनकम लेस हो जाती है, अगर लेस देन 5000 है तो क्या हो जाएगी, वो एग्जाम्प्टेड इनकम हो जाएगी. लॉटरी इनकम इसका पार्ट नहीं बनता है, और फॉरेन एसेट्स इसमें नहीं आता, और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस भी इसमें नहीं आता. क्लियर है? तो ये ITR 1 की सारी कंडीशंस. अब ITR 2 पे आते हैं. देखो बताया था कि ITR 1 और ITR 4 एक साथ चलते हैं, और ITR 2 और 3 एक साथ चलते हैं, बस एक चीज को छोड़ के. सारी चीजों में देखो ITR 2 में हर तरीके की इनकम आ रही है एक्सेप्ट 1. ये देखो 2 और 3 में डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ एक चीज का, एक ये वाला और एक ये वाला, पार्टनर इन अ फर्म. इंडिविजुअल HUF तो होगा ही, साथ में थर्ड में पार्टनर हो जाएगा. सैलरी इनकम यहां पर भी है, यहां पर भी है. हाउस प्रॉपर्टी यहां पर भी है, यहां पर भी है. बिजनेस इनकम अगर यहां पर होती तो इन दोनों को अलग अलग करने की जरूरत नहीं थी. हमें ITR 2 और 3 को अलग अलग करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 2 में बिजनेस इनकम नहीं आती, 3 में बिजनेस इनकम आती है. PGBP के लिए याद रखिए, PGBP के लिए सब एक ही सेक्शन, मतलब एक पूरा ITR फॉर्म है, वो बना दिया गया है. कौन सा? ITR 3. ITR 3. ITR 3. दूसरा कैपिटल गेन से यहां भी है, यहां भी है. अदर सोर्सेज इनकम हो सकती है, यस यस. एग्जाम्प्टेड इनकम यस यस, लेकिन लिमिट नहीं है, ठीक है. एग्रीकल्चर इनकम लेस देन, ये यहां पर भी यस 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 और यस, ठीक है. तो दूसरा तीसरा एक साथ चलते हैं, पहला चौथा एक साथ चलेंगे. अब अगर आप पहले और चौथे को कंपेयर करते हो तो क्या फर्क है? पहला तो ये है कि यहाँ पर फर्म आ गई है, और ये सेम है. यहाँ पर बस एक नई चीज ऐड कर दी है, प्रिजम्प्टिव इनकम. पहले और चौथे में क्या डिफरेंस कर दिया गया है? प्रिजम्प्टिव इनकम को ऐड कर दिया गया. क्या कर दिया गया बेटा? प्रिजम्प्टिव इनकम 44 AD को ऐड किया गया है. बाकी सब कुछ वैसे ही रखा गया, बाकी सब कुछ वैसे ही रखा गया. और इधर इनकी सैलरी इनकम नहीं होगी, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो या ट्रस्ट हो, बाकी सब इनकम्स इसके अंदर ऐड होगी. ये देखो यस यस यस. तो मतलब आपको पहले और चौथे को एक साथ लेके चलना है, पहले और चौथे को एक साथ लेके चलना है, और दूसरे और तीसरे को एक साथ लेके चलना है. अगर इतना कर लिया तो बहुत है, अगर इतना भी हो गया तो बहुत है. ठीक.
अभी ना इसमें ये तो यहाँ तक बन लिया। अब इसमें ना एक चीज और जो पेपर में पूछी जाती है वो ये है कि ITR 1 ये वाले अगर फाइल कर सकते हैं तो कौन से फाइल नहीं कर सकते, अगर ये फाइल कर सकते हैं तो कौन से नहीं। एक बार वो भी पढ़ लो। देखो इधर वाला मैंने पढ़ा दिया कि कौन कौन फाइल कर सकते हैं। देखो ये हुआ इंडिविजुअल है जो रेजिडेंट है और 50 लाख तक उसकी इनकम है, उसको कौन से नहीं जाती है। वो बोला ये ख़त्म करके मुझे दे देना पैसा। कौन सा? नीचे बोला ना ओ तुमको 10 रुपये 10 चाहिए? 10 10 12 12 रुपये 12 या 15। किस चीज़ का? अरे तुम्हारे पास धार लेना चाहता हूँ, ऑनलाइन करूँगा, मेरे पास नहीं है ऑनलाइन। ठीक है कोई बात नहीं। क्या कल सुबह दे दो, रात को नहीं देते? हाँ अभी देना है कहीं पर? मतलब अभी नहीं देना है, कल सुबह जाऊँगा। अच्छा ठीक है, कल जगह सुबह दे देता हूँ, ठीक है। फिर तुम उठोगे, हाँ हम निकल जाएंगे 6 के आसपास। हम उठेंगे आराम से, उठेंगे ना? हाँ क्योंकि रात को नहीं देते ना पैसा। ना ठीक है, वो तो तुम्हारा नियम है। ये एक्चुअली क्या होता है ना, हम घर में बोला जाता है मतलब रात को पैसा देना अब सबूत होता है। कल तुम्हारा जो ये ना ये पूरा मिल गया। क्या? ये जो पकड़ने बोला ना, ये जो तुम्हारा विश्वास है ना हाँ। बिलीफ फैक्टर ना, वो मिल गया पूरा। वो पता देखो है ना पैर में चोट लगा। पता है मुझे वो, इसलिए ये सब चीज़ों में एकदम सोच समझ कर मैं करता हूँ।
सकते? अगर ये फाइल कर सकते तो कौन से नहीं? एक बार मूवी पढ़ लो। वो ये है कि ITR 1 ये वाले अगर फाइल कर सकते हैं तो कौन से फाइल नहीं कर सकते? अगर ये फाइल कर सकते हैं तो कौन से नहीं? एक बार मूवी पढ़ लो। देखो इधर वाला मैंने पढ़ा दिया कि कौन कौन फाइल कर सकते हैं। देखो ये हुआ इंडिविजुअल है जो रेजिडेंट है और 50 लाख तक उसकी इनकम है, उसको सैलरी मिल रही है, उसकी एग्रीकल्चर इनकम है 55,000 रुपए की। कौन कौन नहीं फाइल कर सकता? देखो जितने भी नॉन रेजिडेंट हो गए वो, अगर इनकम 50 लाख से ज्यादा होगी तो अगर वो कंपनी का डायरेक्टर है तो यहाँ पर नहीं आएगा, और अनलिस्टेड, क्योंकि ये वाले कहाँ पे गए हैं? ये एक्सेप्शन है। इसकी जो एक्सेप्शन है जो नहीं कर सकते, इसी के लिए तो सेकंड बनाया ना। ये कहाँ पे चले जाएंगे? ITR 2 में चले जाएंगे। ITR 2 में यही गए ना, कंपनी का डायरेक्टर, अनलिस्टेड कंपनी में शेयर होल्डर। वो ITR 1 में नहीं है, वो ITR 1 में नहीं है। वो कहाँ पे है? वो ITR 2 में चला गया। वो कहाँ पर चला गया? ITR 2 में चला गया। और तीसरा कौन सा था? ये वाली फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम तो 3 इसमें नहीं आ रही है, तो वही ITR 2 में चली जाएंगी। यस और नो? समझ आ गया? आप अपनी कॉपी पे चार्ट बनाओ, एक साइड पे लिखो ITR 1 हु कैन फाइल और हु कैन नॉट। अगर ये वाला भी एटलीस्ट याद हो गया ना। देखो पहला और चौथा एक साथ चलते हैं और दूसरा और तीसरा एक साथ चलते हैं, लेकिन पहला और दूसरा एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो चौथा और तीसरा भी तो ऑपोजिट हो गए, ऐसा समझ लो। अरे भाई ये एक साथ चल रहे हैं, ये एक साथ चल रहे हैं, लेकिन एक और दो ऑपोजिट चल रहे हैं, तो 4 और 3 भी तो ऑपोजिट ही हो जाएगा। 4 और 3 में भी तो बात वही हो जाएगी, ऑपोजिट ही हो जाएगी। क्लियर है? किसी को इस बात में कोई दिक्कत?
राइट, समझ आ गया। अब इसी तरीके से आइडिया 2 देखो, अब अगर आइडिया 2 देखोगे तो वो 1 में ऑपोजिट चला जाएगा, 1 के ऑपोजिट, मतलब जो 1 में नहीं कर सकते वो इधर कर सकते हैं, कंपनी का डायरेक्टर वगैरह है ना सब। रेजिडेंट है तो यहाँ पर नॉन रेजिडेंट भी आ सकते हैं, अगर इनकम 50 लाख से ज्यादा होगी तो भी आ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन द नॉट पब्लिक लिस्टेड कंपनी, वैरायटी ऑफ सोर्सेज, सैलरी इनकम भी हो सकती है और फॉरेन इनकम भी हो सकती है, फॉरेन इनकम भी हो सकती है, समझ लो ना। तो वो 3 चीजें आ गई, 50 लाख से कम था तो ये 50 लाख से ज्यादा हो गया। कौन नहीं कर सकता? फ्रॉम ए कंपनी और अ करियर, विद अ सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम अ कंपनी और अ करियर, ये नहीं आएंगे इसमें, बाकी सब आ रहे हैं। मतलब पहले के ऑपोजिट हो गया, पहले के ऑपोजिट क्या हो गया, दूसरा हो गया। इसमें कौन सी इनकम नहीं आ रही? पीजीबीपी नहीं आएगा, बस बिजनेस इनकम इसमें नहीं आएगा। बिजनेस या प्रोफेशन, मतलब यही हुआ ना, कैरियर का मतलब प्रोफेशन, बिजनेस और प्रोफेशन की तो बात हो रही है। बिजनेस और प्रोफेशन की तो बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है? क्लियर है? ये आइडिया 2 हो गया। अब 3 किसके बराबर था? 3 2 के ऑपोजिट है, सॉरी हाँ 2 के ऑपोजिट है। अब इसमें और मतलब 2 के साथ ही चलता है, लेकिन फर्क क्या हो गया? तो पीजीबीपी इनकम ऐड कर दी, लिखा हुआ ना। एक तो यहाँ पर इंक्लूडेड पार्टनर इन फर्म आ गया, और क्या आ गया? एक इसमें प्रोफेशनल इनकम आ गई, यहाँ पर प्रोफेशनल इनकम आ गई। और जिसकी प्रोफेशनल इनकम नहीं है वो इसको फाइल नहीं कर सकता, जिसकी प्रोफेशनल इनकम नहीं है वो इसको फाइल नहीं कर सकता, जिसकी कोई प्रोफेशनल इनकम नहीं है वो इसको फाइल नहीं कर सकता, जिसकी कोई प्रोफेशनल इनकम नहीं है वो इसको फाइल नहीं कर सकता। क्लियर है? समझ आ गया? अब चौथा क्या था? चौथा पहले जैसा ही था, बस नई चीज क्या आ गई? प्रिज्यूम्ड बेसिस पे प्रिजम्प्टिव बिजनेस, प्रिजम्प्टिव इनकम। प्रिजम्प्टिव इनकम 4480, एलएलपी इसमें नहीं आएगी, लेकिन क्योंकि आईटीआर 1 है तो ऑब्वियसली बात है आईटीआर 1 में भी ना तो डायरेक्टर हो सकता है कंपनी का, ना ही अनलिस्टेड स्टॉक्स का, ये तो सेकंड थर्ड में आता है, और ना ही वो बंदा जिसकी फॉरेन इनकम होगी। याद आया? तो मेरे ना मतलब जब आप इसको पढ़ने के बाद खुद के नोट्स बनाओगे ना तो इतने अच्छे नोट्स बनेंगे, सब चीजें एकदम से क्लियर होती जाएंगी, सब चीजें एकदम से क्लियर होती जाएंगी अगर आप खुद से इसके नोट्स बनाओगे, एकदम से क्लियर हो जाएंगे। और आईटीआर 7, एनीवन हु इज नॉट एंटिटी और कॉर्पोरेशन फाइलिंग आईटीआर 7, जो आईटीआर 7 ही फाइल कर रहे हो आईटीआर 5 में क्या था? सेक्शन 11, याद है? सेक्शन 11। तो ये दोनों ये 5 और 7 कंपनी के लिए ही है, 5 और 7 कंपनी के लिए हैं, ट्रस्ट वगैरह के लिए ना जो। एक सेकंड बताता हूं। चैरिटेबल, यस, ये आया 7वां चैरिटेबल ट्रस्ट में। देयर इज नो अदर काइंड ऑफ टैक्स पेयर, क्योंकि ये चैरिटेबल ट्रस्ट में आ जाता है। और ये ऑल बिजनेसेस जो भी कंपनी की, ये बताया था इसके अंदर ये सारे थे, ये वाले 5 एलएलपी फर्म टीओपी बीओएसआई आ गया था। और यहाँ पर क्या आ गया था? जो कंपनीज क्लेम नहीं कर रही एग्जम्पशन 11 की और आईटीआर 7 में कौन आ जाएगा? इसके अलावा और कोई टैक्स पेयर होते ही नहीं है। सेक्शन 139(4)(a), 4(b), 139(4)(c) और 4(d), ये क्लियर है? तो ये भी अपने आप में क्या हो जाएगा? एक कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा इसका। तो ये इसी तरीके से आप लोगों ने याद रखना है। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर इससे सवाल आता है तो जो नंबर आएंगे ना फ्री के होंगे, फ्री के नंबर हैं, 2 नंबर आपको ऐसे आंख बंद करके मिल जाएंगे, फ्री के नंबर है। मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है और भी किसी तरीके से पूछा जा सकता है। They can ask you in any other form.
तो ये हो गया आप लोगों का, इसमें भी पढ़ना हुआ तो पढ़ लीजिएगा, वैसे इधर ही आप लोगों का क्लियर होगा। ये भी हो गया आपका, क्या क्या हो गया आपका, बेसिक्स हो गया, रेजिडेंशियल स्टेटस भी हो गया, एग्रीकल्चर इनकम भी हो गया, क्लबिंग भी हो गया, सेट ऑफ भी हो गया, और ITR फॉर्म्स भी होगा, ITR फॉर्म्स भी होगा। कैरी फॉरवर्ड भी हो गया ना। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स का मतलब क्या हुआ कि कई बार सरकार आपको बोल देती है कि आप टैक्स एडवांस में पे कर दो आपकी इनकम के हिसाब से। एडवांस पेमेंट इज द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स दैट इज पेड मच इन एडवांस रेदर देन लंप सम पेमेंट एट द एंड ऑफ ईयर। मतलब साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा करके आप एडवांस में टैक्स पे करते रहते हो। क्या करते रहते हो? एडवांस में आप थोड़ा थोड़ा टैक्स है उसको क्या करते रहते हो, पे करते रहते हो। एक बार में सारा नहीं पे करते, थोड़ा थोड़ा, मतलब लंप सम की बजाय सीधा आप एडवांस में पे करते रहते हो। इसको अर्न टैक्स भी बोला जाता है। एडवांस टैक्स इज टू बी पेड इंस्टॉलमेंट एज पर द ड्यू डेट्स। हर 3-3 महीने के बाद जो भी डेट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा डिसाइड की जाती थी, जो भी डेट्स डिसाइड की जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, जो भी डेट्स डिसाइड की जाती हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, वो इसके द्वारा ले लिया। एडवांस टैक्स अप्लाई टू ऑल टैक्स पेयर, सैलराइड, फ्रीलांसर और बिजनेस। और ये हर किसी पे एप्लीकेबल है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी को छूट है इसमें। अगर आपकी इनकम उतनी है कि आपको पता है कि आपका टैक्स जाएगा या सरकार को पता है कि आपका टैक्स जाएगा, तो उस केस में हमेशा आपसे एडवांस टैक्स है वो सरकार लेगी। जिन लोगों की बिजनेस इनकम है वो असल में क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं। लायबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, कौन एप्लीकेबल है? टैक्स शैल बी पेबल इन एडवांस ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर इन रिस्पेक्ट टू टोटल इनकम। जो भी आपकी टोटल इनकम होती है, जो भी फाइनेंशियल ईयर में होगी। एडवांस टैक्स इज पेबल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एवरी केस वेयर अमाउंट ऑफ सच टैक्स पेबल बाय ड्यूरिंग इज 10,000 रुपए। जब आप जहां पर आपकी टैक्स लायबिलिटी यस कंपलसरी हो जाता है, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा हो, जहां पर आप लोगों की टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा हो। However, अगर कोई इंडिया का रेजिडेंट है जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और उसकी कोई पीजीबीपी के अंडर इनकम नहीं है, तो उसको एडवांस टैक्स पे कर देने से एग्जम्पशन है, ठीक है। वो एग्जम्प्ट है, ही इज एग्जम्प्ट फ्रॉम द एडवांस टैक्स। मतलब सीनियर सिटीजन में आ गया और पीजीबी पर सीनियर सिटीजन क्या ही बिजनेस इनकम कमाएंगे। तो अगर वो सीनियर सिटीजन है और उसकी जो इनकम है वो नहीं है किससे, पीजीबीपी से, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड और प्रोफेशन, तो उस केस में उसके लिए टैक्स पे करना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। उसके लिए टैक्स देना जरूरी नहीं है। अब ये पेपर में पूछा जाता है, नहीं हुआ है भैया। एडवांस टैक्स में 4 इंस्टॉलमेंट्स आती हैं, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। याद रखिए, एडवांस टैक्स की जो ड्यू डेट्स रहती हैं वो कितनी रहती हैं, 15 जून, मतलब जून से शुरू करना है। आपने कहाँ से शुरू करना है, जून से शुरू करना है। जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च। नहीं सुपर, अरे बेटा सीनियर ही हो गया तो सुपर वाला तो अपने आप इसमें खत्म हो गया ना। 60 साल से ऊपर वाला अगर 80 से क्रॉस हो गया तो वो सुपर सिटीजन सीनियर में भी तो आता ही है। तो बिफोर 15 जून, 15 जून, देन 15 सितंबर, हर 3 महीने के गैप जाता है एडवांस, हर 3 महीने के गैप। और पहले 15 पे करेंगे, 15 से कम नहीं होगा। दूसरी बार 45 से कम नहीं होगा, माइनस अमाउंट पेड इन अर्लियर इंस्टॉलमेंट। उसमें से जो पहली बार का पे कर दिया वो माइनस कर देंगे, दूसरी बार 75 करेंगे और पिछली बार वाला माइनस कर देंगे, और फिर पूरा पे करके जो पिछली बार का है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है जी। 15 को 3 से गुणा करेंगे, 15 को 5 से गुणा करेंगे। देखो JSDM, कोई बंदा है मिस्टर जे है, वो SDM की पोस्ट पे है, इस वजह से वो एडवांस में टैक्स पे करता है। तो जे से जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च। और 15 है तो दूसरी पहली बार 15 को 3 से गुणा करेंगे तो 45 आ जाएगा, और फिर 15 को 5 से गुणा करेंगे तो 75 आ जाएगा, ठीक है जी। पहले 15%, दूसरी बार 45% माइनस जो अमाउंट पे कर दिया वो दोबारा थोड़ी करेगा, जो अमाउंट पे कर दिया वो दोबारा थोड़ी करेगा, और उसके बाद 75% जो अमाउंट पे कर दिया वो माइनस कर देंगे, और उसके बाद 100% और उसको माइनस कर देंगे। बाद वाली माइनस कैसे होगी, तो बेटा पेड
जो दे दिया उसको तो माइनस ही करेंगे ना, क्योंकि ये जो 45% है ये तो टोटल है ना, टोटल का 45% है, उसमें से जो दे दिया उसको माइनस कर देंगे, उसमें से जो दे रखा है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसको माइनस कर देंगे। एडवांस पेमेंट, ये क्या बोल रहा है, एडवांस टैक्स पेमेंट बाय असेसी कंप्यूटिंग, अगर प्रिजम्पटिव इनकम है उसमें क्या है, एन एलिजिबल असेसी ऑप्टिंग फॉर कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस इन रिस्पेक्ट टू एलिजिबल बिजनेस रेफर्स टू सेक्शन 44 AD पे एडवांस टैक्स ऑफ ऑल अमाउंट बिफोर 15 मार्च ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ये 15 मार्च है। हाउएवर एनी अमाउंट पेड बाय द वे एडवांस पेमेंट बिफोर 31 मार्च शैल बी ट्रीटेड एज एडवांस टैक्स। तो अगर आपकी प्रिजम्पटिव इनकम है, समझ लो ना, देखो अगर आपकी इनकम 10,000 से, आपका जो टैक्स बन रहा है वो 10,000 से ज्यादा है और प्रिजम्पटिव बेसिस पे है, तो आपको सारा पैसा 15 मार्च से पहले, 15 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच में पे करना पड़ेगा। फिर उसमें इंस्टॉलमेंट नहीं होगी। फिर आपको क्या, क्योंकि प्रिजम्पटिव का मतलब ये हुआ ना 100% पे करना पड़ेगा। लंप सम में सीधा आपने निकाल लिया प्रिजम्पटिव, एस्टिमेटेड आपने निकाल लिया और उसके बेसिस पे आप अपना पूरा फाइंड आउट करो। और फिर उसमें 15 मार्च होगा, लेकिन अगर 31 तक भी दे देते हो ना तो भी आपका वैसे तो 15 मार्च तक देना है, लेकिन साथ में 15 डेज का आपको क्या मिल रहा है बेटा, ग्रेस पीरियड मिल रहा है। पंद्रह दिन का आपको क्या मिल रहा है, ग्रेस पीरियड मिल रहा है, रिलैक्सेशन दी जा रही है। 15 दिन का आपको ग्रेस पीरियड दिया जा रहा है, आपको रिलैक्सेशन दी जा रही है। पूरे का पूरा अमाउंट आपको एक साथ पे करना पड़ेगा। अब इसमें इंटरेस्ट होता है, देखो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B, याद रखिएगा, इज अट्रैक्टेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स पेमेंट लेस देन 90% ऑफ। अगर आपने 90% से कम एडवांस टैक्स पे किया तो आपको रिमेनिंग अमाउंट पे क्या करना पड़ेगा, एक महीना 1% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, मतलब आपकी जो एडवांस टैक्स की पेमेंट है अगर वो 100 रुपए है तो आपको कम से कम 90 देने पड़ेंगे। अगर 90 से कम आपने 80 दिए तो जो 20 रुपए रह जाएंगे, 20 रुपए रह जाएंगे, उस पर हर महीने 1% टैक्स लगेगा। मतलब 12 महीने हुए तो 12% आप लोगों को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और वो किस पे लगाया जाएगा, एक्चुअली में जितना आपका टैक्स बन रहा था वो, और जो आपने एडवांस टैक्स, ऐसा नहीं है कि 100 पे लेंगे भाई, उसमें से 80 तो दे दिए ना, तो जो रिमेनिंग 20 रह गया, 20 का 1%, 20 का अगले महीने फिर से 1%, ऐसे आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब एक्स्ट्रा टैक्स हो गया नॉट पेड, जो नॉट पेड अमाउंट है उस पर, जो अमाउंट आपने अभी पे नहीं किया उस पर, उसकी बात हो रही, जो अमाउंट आपने अभी पे नहीं किया इसमें, नहीं मिनिमम 90% आपको पे करना पड़ेगा। अगर 90% पे नहीं किया उस केस में इंटरेस्ट होगा, और वो भी किस अमाउंट पे, वो अमाउंट जो अनपेड है, वो अमाउंट जो कि अनपेड है। क्या है बेटा, वो अमाउंट जो कि अनपेड अमाउंट है, अमाउंट जो कि अनपेड अमाउंट है। अब जैसे ये देखो 234C, डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स बाय कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट एसेसी, इंटरेस्ट ऑन डेफरमेंट। मतलब जैसे 15 जून है, फिर 15 सितंबर है, 15 दिसंबर, 15 मार्च है। स्पेसिफाइड रेट कितना है, 15% था, 45% था, 75% था, 100% था, और पीरियड 3 महीने, इतना तो सबको मालूम है। अगर एडवांस टैक्स नहीं पे कर रहे हो तो उसमें क्या हो रहा है, 15% ऑफ टैक्स ड्यू टू रिटर्न इनकम माइनस एडवांस टैक्स पेड ऑन 15 जून, वही हो गया। वो यहाँ पर शॉर्टफॉल हो गया, शॉर्टफॉल पेमेंट से। तो यहाँ पर देखो कैटेगरीज वही चल रही हैं, वहां पर जो पेमेंट किया उससे उसकी कैलकुलेशन की जा रही है एडवांस टैक्स पे करने के लिए, यहाँ पर सेम कैलकुलेशन की जा रही है किस पर्पस के लिए, इंटरेस्ट पर्पस के लिए, कि इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाएगा उस पर्पस के लिए। देखो सेम है, मतलब पेपर में नहीं पूछा जाएगा इतना डिटेल में, लेकिन सेम टू सेम वही है, सेम है। 15% ऑफ टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम, जो 15% ड्यू था वो, और एडवांस टैक्स जो आपने पे कर दिया वो। दूसरा 45% माइनस जो पे कर दिया, 75% जो 15 दिसंबर को पे कर दिया, और 100% जो 15 मार्च को पे कर दिया। सेम टू सेम वही चल रहा है। ये भी आपने पहले पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, इवन के ये भी पढ़ा है और ये भी पढ़ा है। फर्क क्या था, यहाँ पर जो आप कैलकुलेशन कर रहे थे उसमें क्या कर रहे थे, टैक्स लाइबिलिटी और अमाउंट पेड ऑन अर्ली इंस्टॉलमेंट देख रहे थे। अब सेम कैलकुलेशन की जा रही है किस पर्पस के लिए, ये देखने के लिए कि कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। इंटरेस्ट का रेट याद रखो, उससे डिटेल में नहीं पूछा जाएगा।
इंटरेस्ट का रेट चार्ज याद रखो बस 1%, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। दे विल ओनली आस्क अबाउट द रेट, ज्यादातर रेट्स वगैरह पूछे जाते हैं, अमाउंट वगैरह पूछे जाते हैं, रेट पूछे जाते हैं या अमाउंट पूछे जाते हैं, अमाउंट और रेट, या कई बार मंथ भी पूछ लिया जाता है, टाइम पीरियड, यस। और टैक्स कौन से अमाउंट पे लगेगा, जो कि अनपेड है भैया, जो अमाउंट अनपेड है उस पे, ना कि वो जो पे कर दिया आपने, जो अमाउंट अनपेड है उस पे, पेड पे नहीं लगेगा, पेड तो हो गया ना, पेमेंट हो चुकी है, तो जो अमाउंट पे कर दिया उसके लिए थोड़ी ना टैक्स लगेगा, उसके लिए टैक्स थोड़ी लगेगा, या उसके लिए इंटरेस्ट थोड़ी चार्ज करेंगे, उसके लिए इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। However, if advance tax paid by the assessee on the current income on or before 15th June or 15th September is not less than 12% or 36% of the tax due on the returned income respectively, then the assessee shall not liable to pay any interest on the tax. अगर वो जो रिटर्न इनकम पे है 12% या 36% से कम नहीं है, उस केस में आप लोगों को ये जो शॉर्ट फॉल वाली पेमेंट है वो नहीं देनी पड़ेगी। टैक्स ड्यू टू रिटर्न इनकम ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कम नहीं है, but to pay any interest on income on or before 15th June or 15th September is not less than 12% or 36% of the tax due on the returned income respectively, then the assessee shall not liable to pay any interest on the tax. अगर वो जो रिटर्न इनकम पे है 12% या 36% से कम नहीं है, उस केस में आप लोगों को ये जो शॉर्ट फॉल वाली पेमेंट है वो नहीं देनी पड़ेगी। टैक्स ड्यू टू रिटर्न इनकम ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जो चीजें आपको पेपर में पूछी जाएंगी मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज जो आप लोगों ने याद रखनी है वो क्या है, ये वाला अमाउंट कितना, 10,000 रुपए। पहली बात कितना, 10,000 रुपए से अगर ज्यादा आप लोगों का एडवांस टैक्स बन रहा है तो आप लोग एडवांस मतलब टैक्स बन रहा है तो आप लोग एडवांस टैक्स देने के लिए क्या हो एप्लीकेबल हो। और दूसरा, अगर सीनियर सिटीजन है उसकी कोई पीजीबीटी की इनकम नहीं है तो दूसरा रेट 15%, 45%, 75%, 100% माइनस जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी पहले हो चुकी है। तीसरा कब, 15 जून से पहले, 15 सितंबर से पहले, 15 दिसंबर से पहले और 15 मार्च से पहले। देन 4480 के अंदर क्या बताया हुआ है कि जो सारा टैक्स है वो कब पे करना पड़ता है, 15 मार्च से पहले पे करना पड़ता है, 15 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच में, 15 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच में। 15 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच में लमसम अमाउंट पे करना पड़ता है। और उसके बाद क्या था, इंटरेस्ट की पेमेंट थी कि अगर आपने 90% से कम टैक्स पे किया, अगर आपकी जो टैक्स की पेमेंट जा रही है हर 3 महीने के बाद, उसका जो अमाउंट है वो आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी से 90% तक है, फिर तो 90% या उससे ज्यादा फिर तो चलेगा। अगर 90% से कम है तो आपको हर महीने 1%, वैसे पर एनम होता है मोस्टली, ये पर मंथ है, और वो कौन से अमाउंट पे, अनपेड अमाउंट पे, कौन से अमाउंट पे, अनपेड अमाउंट पे दिया जाएगा, इस अमाउंट पे, अनपेड अमाउंट पे। उसके बाद इसके अंदर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, दैट्स इट। ये आप लोगों के दोनों टॉपिक यहाँ पर कवर हो जाए।